आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। प्यारे साथियों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को एक बार पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन इसी प्रकार उन्नति के पथ पर अग्रसर हो और माँ लक्ष्मी आप सभी पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और अब हम हमारे टॉपिक से संबंधित मुद्दे पे चर्चा करते हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था, इससे पहले हम शाकंभरी एवं अजमेर के चौहानों का इतिहास पढ़ रहे थे। शाकंभरी एवं अजमेर के चौहान। इससे पहले वाली वीडियो में हमने विग्रहराज चतुर्थ के बारे में अध्ययन कर लिया था। विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बीसल देव चौहान के नाम से भी जाना जाता है, विग्रहराज के द्वारा हरिकेली नाटक लिखा गया था। इसकी चर्चा हम पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। हरिकेली नाटक लिखा। इस नाटक की पंक्तियां एक तो 2.5 दिन का झोंपड़ा और एक राजा राम मोहन राय के स्मारक पर खुदी हुई हैं। इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी। तो आइए विग्रहराज से संबंधित 2-4 बिंदु और हैं जिनका अध्ययन करते हैं। उसके बाद यहाँ के एक प्रसिद्ध शासक का अध्ययन करेंगे जिनका नाम है पृथ्वीराज चौहान थर्ड। पृथ्वीराज चौहान थर्ड। तो उनसे पहले हम विग्रहराज से संबंधित 2-3 बातें हैं, इनका और अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, एक तो इन्होंने विग्रहराज ने गहड़वाल शासक विजय चंद्र को पराजित किया। गहड़वाल वंश का शासक कौन है? विजय चंद्र। इनको पराजित किया। इसी प्रकार चालुक्य वंश के शासक गुजरात कुमारपाल चालुक्य से नागौर, जालोर और पाली का क्षेत्र छीन लिया। तो एक तो इन्होंने गहड़वाल वंश का शासक है विजय चंद्र, इनको पराजित किया। और चालुक्य वंश के शासक कौन है? कुमारपाल चालुक्य। इनसे जालोर, नागौर और पाली का क्षेत्र छीन लिया था। इसी प्रकार विग्रहराज ने गजनी के शासक खुसरो शाह को पराजित किया था। गजनी के शासक खुसरो शाह को, ध्यान रखना है दोस्तों, ये खुसरो शाह है, लेकिन एक नाम आता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, जिसे भारत का तोता कहा जाता है, उसके बारे में हम अलग से अध्ययन करेंगे। मैं आपको अमीर खुसरो के बारे में पूरे जो भी इनसे संबंधित घटनाएं हैं, जो भी इनकी रचनाएं हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ, पटियाली यूपी में जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे खजाइन उल फतू, मिफ्ता उल फतू, तारीख अलई, तुगलकनामा, नुहे सिपेहार और आशिका, कई रचनाएं हैं जिनके बारे में अलग से अध्ययन करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, गजनी के शासक खुसरो शाह है, इनको पराजित किया। इसी प्रकार दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक, दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक कौन है? विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बीसल देव चौहान के नाम से भी जाना जाता है। अब इनके पश्चात देखिए, इनके पश्चात इसका उत्तराधिकारी अपर गांगे। विग्रहराज चतुर्थ के उत्तराधिकारी कौन है? अपर गांगे।
अपर गंग के पश्चात पृथ्वीराज सेकंड, विग्रहराज चतुर्थ, फिर अपर गंग, उसके बाद कौन बने? पृथ्वीराज सेकंड। इनकी निसंतान मृत्यु हो गई थी। निसंतान इनकी मृत्यु हुई। अब इस पृथ्वीराज सेकंड के पश्चात शासक बना सोमेश्वर। पृथ्वीराज सेकंड की मृत्यु के पश्चात शासक कौन बना? सोमेश्वर। तो एक तो ये पृथ्वीराज सेकंड का चाचा था। सोमेश्वर कौन है? पृथ्वीराज सेकंड के चाचा हैं। इसी प्रकार ये जो सोमेश्वर हैं, इनके पिता का नाम अर्णोराज और इनकी माता का नाम कांचन देवी, जिनका संबंध है गुजरात से। तो सोमेश्वर के पिता का नाम अर्णोराज और माता का नाम कांचन देवी। इसी प्रकार यदि हम सोमेश्वर की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम है कर्पूरी देवी। पत्नी का नाम कर्पूरी देवी, जो दिल्ली के संस्थापक अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। दिल्ली के संस्थापक अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। इसी प्रकार पुत्र पृथ्वीराज थर्ड और एक का नाम है हरिराज। पुत्र पृथ्वीराज थर्ड और एक है हरिराज। ये जो सोमेश्वर है, सोमेश्वर की 1177 ईस्वी में मृत्यु, 1177 ईस्वी में मृत्यु हो गई। ये देखिए, दोबारा देखिए, विग्रहराज चतुर्थ, इन्होंने घेड़वाल शासक विजय चंद्र को पराजित किया। चालुक्य वंश का शासक है जिसका नाम है कुमारपाल चालुक्य, इससे नागौर जालौर पानी छीन लिया। गजनी के शासक खुसरो शाह को पराजित किया। दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक है। इसका उत्तराधिकारी कौन बना? अपर गंग। उसके बाद पृथ्वीराज सेकंड, निसंतान इसकी मृत्यु हुई। पृथ्वीराज सेकंड के बाद नाम आता है सोमेश्वर। ये पृथ्वीराज सेकंड का चाचा था। इसके पिता का नाम अर्णोराज, माता का नाम कांचन देवी, जिनका संबंध कहाँ से है? गुजरात से। और इनकी पत्नी का नाम कर्पूरी देवी, जो किसकी पुत्री है? अनंगपाल तोमर। और इसके पुत्र पृथ्वीराज थर्ड और हरिराज। 1177 में सोमेश्वर की मृत्यु हुई। इसके पश्चात जो शासक बनेंगे वो शासक कौन होंगे? पृथ्वीराज चौहान थर्ड। पृथ्वीराज चौहान थर्ड। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बारे में। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान थर्ड। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान थर्ड। देखिए, पहले सामान्य जीवन परिचय, माता पिता, संरक्षक कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, सेनाध्यक्ष कौन है। उसके बाद इनकी जो साम्राज्य विस्तार से संबंधित जो नीतियाँ हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो एक तो इनका जन्म 1166 ईस्वी को अनहिल पाटन, गुजरात में हुआ। इनका जन्म 1166 ईस्वी को अनहिल पाटन, गुजरात में हुआ। इसके पश्चात पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी, और ध्यान रखना है ये ही इनकी संरक्षिका भी बनी थी।
पृथ्वीराज चौहान क्योंकि 11 वर्ष की आयु में शासक बनेंगे, हम बात करेंगे कि इनकी संरक्षिका बने। इसी प्रकार इनका प्रधानमंत्री कदम्बवास अथवा कैमास, इनके प्रधानमंत्री कदम्बवास अथवा कैमास। इसी प्रकार सेनाध्यक्ष भुवनमल, सेनाध्यक्ष कौन थे इनके? भुवनमल। इसी प्रकार ये केवल 11 वर्ष की आयु में शासक बने, 11 वर्ष की आयु में शासक बने। आपको ये भी ध्यान रखना है, मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, मुगल वंश के संस्थापक बाबर। बाबर भी 11 वर्ष की आयु में शासक बना था, ध्यान रखना है। मुगल वंश का संस्थापक बाबर भी 11 वर्ष की आयु में शासक बना था। तो पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की आयु में और मुगल वंश का संस्थापक बाबर भी 11 वर्ष की आयु में शासक बना था। इसके पश्चात इनके उपनाम या उपाधियां, एक तो राय पिथौरा, एक है दल पंगुल, दल पंगुल इसका अर्थ होता है विश्व विजेता, इसका अर्थ होता है विश्व विजेता। इसी प्रकार इन्होंने दिल्ली में पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया था, दिल्ली में पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया था। एक कुछ सामान्य जानकारियां हैं। पृथ्वीराज चौहान, इनका जन्म 1166 ईस्वी अनहिल पाटन गुजरात में, पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी जो संरक्षिका बनी, प्रधानमंत्री कदम्बवास या कैमास और सेनाध्यक्ष भुवनमल। केवल 11 वर्ष की आयु में शासक बने, केवल 11 वर्ष की आयु में शासक बने। एक इनके घोड़े का नाम भी याद रखना है, घोड़ा नाट्यरंभा, इनके घोड़े का नाम क्या था? नाट्यरंभा। और उपाधियां, उपनाम राय पिथौरा, दल पंगुल, इसका अर्थ होता है विश्व विजेता, दिल्ली में पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया था। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद साम्राज्य विस्तार से संबंधित जो भी गतिविधियाँ, जो भी घटनाएं हैं, हम उनका अध्ययन करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान और उनके द्वारा की गई लड़ाइयाँ या युद्ध या संघर्ष। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा सबसे पहले नागार्जुन का दमन किया गया था, सबसे पहले नागार्जुन का, जो विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र था। तो देखिए, हम एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो नंबर 1, नागार्जुन का दमन। ग्यारह सौ 78 ईस्वी, नागार्जुन का दमन। इसी समझिए, देखिए, एक तो इसके पिता का नाम था विग्रहराज चतुर्थ। 1177 में सोमेश्वर की मृत्यु हो गई। 1177 ईस्वी में सोमेश्वर की मृत्यु हो गई। सोमेश्वर की मृत्यु के बाद
यह अपने आप को सर्वे सर्वा घोषित कर देता है। तो नागार्जुन ने स्वयं को सर्वे सर्वा घोषित कर दिया। तो सोमेश्वर की मृत्यु के बाद नागार्जुन ने अपने आप को सर्वे सर्वा घोषित कर दिया। पृथ्वीराज थर्ड ने कदम्बवास की सहायता से नागार्जुन को पराजित किया तथा गुड़गांव पर अधिकार कर लिया। देखिए, नागार्जुन ये विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र था। 1177 में अभी हमने अध्ययन किया सोमेश्वर की मृत्यु हो गई थी। तो सोमेश्वर की मृत्यु के बाद नागार्जुन अपने आप को सर्वे सर्वा घोषित कर देते हैं। पृथ्वीराज थर्ड ने कदम्बास जो इनके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, इनकी सहायता से नागार्जुन को पराजित किया और गुड़गांव पर अधिकार कर लिया। तो ये सबसे पहले शासक बनने के बाद किसको पराजित किया गया? नागार्जुन को पराजित किया गया। इसके बाद देखिए नंबर 2, भंडानकों का दमन। 1182 ईस्वी। नागार्जुन के दमन के पश्चात पृथ्वीराज थर्ड के द्वारा भंडानक जाति का दमन किया गया। अब ये भंडानक जाति को समझिए एक बार। भंडानक सतलज प्रदेश के निवासी थे। समझिए आप इसे। भंडानक जिनका संबंध कहाँ से था? सतलज प्रदेश से। और इन्होंने गुड़गांव व हिसार पर अधिकार किया। भंडानक जाति का संबंध कहाँ से है? सतलज प्रदेश से। इन्होंने गुड़गांव व हिसार पर अधिकार कर लिया था और अलवर, भरतपुर व मथुरा क्षेत्रों में इनका प्रभाव बढ़ रहा था। अलवर, भरतपुर और मथुरा क्षेत्र में इनका प्रभाव बढ़ रहा था। तो हम सामान्य कह सकते हैं कि ये धीरे धीरे राजस्थान में प्रवेश करने की योजना बना रहे थे। तो पृथ्वीराज चौहान ने संभावित आक्रमण को देखते हुए 1182 में इनके ऊपर आक्रमण किया और इनका दमन किया। तो 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज थर्ड ने भंडानकों का दमन कर दिया। भंडानकों का दमन कर दिया। तो ये 2 बिंदु हो गए, नागार्जुन का दमन, इसके पश्चात इन्होंने भंडानकों का दमन किया 1182 में, और नागार्जुन का दमन कब कर दिया? 1178 ईस्वी में। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नागार्जुन का दमन, उसके पश्चात भंडानक जाति का दमन। इसके बाद हम बात करते हैं चौहान चंदेल संघर्ष। चौहान चंदेल संघर्ष देखिए, नंबर 3 है
चौहान चंदेल संघर्ष। ग्यारह सौ बयासी ईस्वी। चौहान चंदेल संघर्ष 1182 ईस्वी। इसे समझिए एक बार। चंदेलों के राज्य में बुंदेलखंड, जैजाक भुगती व महोबा का विशाल भूभाग सम्मिलित था। चंदेलों के राज्य में बुंदेलखंड, जैजाक भुगती व महोबा का विशाल भूभाग सम्मिलित था और चंदेल राजा परमार्दी देव चंदेल था। चंदेल राजा कौन है? परमार्दी देव चंदेल। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने परमार्दी देव को पराजित किया तथा उसे संधि करने के लिए मजबूर किया। संधि करने के लिए मजबूर किया। तो चौहान चंदेल राजा कौन है? परमार्दी देव चंदेल। बात कभी है 1182 ईस्वी की। तो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए, परमार्दी देव पराजित हुए और इन्हें संधि करने के लिए मजबूर किया। और इस युद्ध में परमार्दी के सेनापति आला व उदल मारे गए। इस संघर्ष में, इस युद्ध में परमार्दी देव के दो प्रसिद्ध सेनापति थे, आला और उदल, ये दोनों मारे जाते हैं। तो चौहान चंदेल संघर्ष 1182 में हुआ। इसके पश्चात एक बिंदु आता है चौहान चालुक्य संघर्ष। चौहान चालुक्य संघर्ष नंबर 4। चौहान चालुक्य संघर्ष 1184 ईस्वी। चौहान चालुक्य संघर्ष 1184 ईस्वी। देखिए, दोनों में संघर्ष के कारण, इन दोनों में संघर्ष के कुछ कारण थे। नंबर 1, पृथ्वीराज रासो के अनुसार। इन दोनों में संघर्ष का एक कारण पृथ्वीराज रासो के अनुसार है। यानी पृथ्वीराज रासो के अनुसार दोनों ही शासक इच्छिनी से विवाह करना चाहते थे। ये जो इच्छिनी है, ये आबू के शासक सलख की पुत्री थी। माउंट आबू के शासक सलख की पुत्री।
तो दोनों ही इच्छिनी से विवाह करना चाहते थे। और दूसरा जो कारण है वो कारण माना जाता है 1177 ईस्वी में चालुक्य शासक भीम सेकंड ने सोमेश्वर की हत्या कर दी थी। तो दोनों में संघर्ष का एक तो कारण है पृथ्वीराज रासो के अनुसार दोनों ही आबू के शासक सलख की पुत्री इच्छिनी से विवाह चाहते थे। और 1177 ईस्वी में चालुक्य शासक भीम सेकंड के द्वारा सोमेश्वर की हत्या कर दी गई, जो पृथ्वीराज चौहान के पिता थे। इसके पश्चात देखिए इन दोनों में 1184 ईस्वी को नागौर में युद्ध हुआ और दोनों में समझौता हो गया। नागौर में 1184 ईस्वी में युद्ध हुआ, दोनों में समझौता हुआ। और ध्यान रखना है भीम सेकंड का प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार था। जगदेव प्रतिहार। तो चौहान चंदेल वंश का परमार्थी देव ये पराजित हुआ। इसके दो सेनापति आला उदल मारे गए। चौहान चालुक्य 1184 संघर्ष के कारण ये दो कारण हो गए। 1184 ईस्वी में नागौर में इन दोनों में युद्ध हुआ और युद्ध के पश्चात इनमें समझौता हुआ। भीम सेकंड का प्रधानमंत्री कौन था? जगदेव प्रतिहार। जगदेव प्रतिहार। तो 4 बिंदु हो गए आपके। नागार्जुन का दमन, भंडारक जाति का दमन, चौहान चंदेल संघर्ष, चौहान चालुक्य संघर्ष। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं चौहान गहड़वाल संघर्ष। चौहान गहड़वाल संघर्ष नंबर 5। चौहान गहड़वाल संघर्ष देखिए, कन्नौज का शासक था जयचंद गहड़वाल। कन्नौज का इस समय शासक कौन है? जयचंद गहड़वाल। और दोनों के मध्य संघर्ष के कुछ कारण हैं। संघर्ष के कारण नंबर 1, दोनों की विस्तारवादी नीति। और नंबर 2, संयोगिता। नंबर 2, संयोगिता। तो ये संयोगिता पृथ्वीराज थर्ड से प्रेम करती थी। प्रेम करती थी। और इस कहानी का उल्लेख करेगा पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रवरदाई। अभी हम चर्चा करेंगे इस पे। तो दोनों की एक तो विस्तारवादी नीति और एक है संयोगिता। यानी संयोगिता और पृथ्वीराज थर्ड आपस में प्रेम करते थे। तो चंद्रवरदाई के अनुसार या पृथ्वीराज रासो के अनुसार, देखिए इसे समझिए आप, पृथ्वीराज रासो के अनुसार देखिए, शासक कौन है? जयचंद गहड़वाल। शासक कौन है? जयचंद गहड़वाल।
इस जयचंद गहेड़वाल ने राजसू यज्ञ के साथ साथ संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन करवाया। चंद्र बरदाई के अनुसार, पृथ्वीराज राजसू के अनुसार जयचंद गहेड़वाल है, इसने राजसू यज्ञ राज्याभिषेक के अवसर पर संपन्न होता है राजसू यज्ञ। इस अवसर पर स्वयंवर का आयोजन करवाया। अब इस स्वयंवर में पृथ्वीराज थर्ड के अलावा पड़ोसी राजाओं को आमंत्रित किया गया। पड़ोसी राजाओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन इसके बाद हम यहाँ नोट करते हैं, पृथ्वीराज थर्ड को अपमानित करने के लिए द्वारपाल के स्थान पर उसकी लोहे की मूर्ति लगवा दी। देखिए, उसकी लोहे की मूर्ति लगवा दी। अब पृथ्वीराज चौहान को इस बात का पता चला, यानी उसका अपमान किया है, तो पृथ्वीराज चौहान अजमेर से कन्नौज आए और स्वयंवर से संयोगिता को उठा ले गए। तो अपन जैसे यहीं नोट कर लेते हैं, पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर से संयोगिता को उठा ले गए और उसके साथ विवाह कर लिया। तो दोस्तों, ये दो कारण हैं जिनकी वजह से चौहान और गहेड़वाल के मध्य संघर्ष था। तो एक तो कारण है दोनों की विस्तारवादी नीति, और दूसरा क्या है, संयोगिता। तो संयोगिता और पृथ्वीराज आपस में प्रेम करते थे, लेकिन विस्तारवादी नीति की वजह से पृथ्वीराज चौहान के साथ जयचंद गहेड़वाल अपनी पुत्री का विवाह करना नहीं चाहते थे, और इनको अपमानित करने के लिए द्वारपाल के स्थान पर लोहे की मूर्ति लगवा दी। इस बात का जब पृथ्वीराज चौहान को पता चला तो स्वयंवर से इनको उठा करके ले जाते हैं। तो दोनों में संघर्ष का एक कारण माना जाता है। ध्यान रखना है आपको। नोट नंबर 1, डॉक्टर दशरथ शर्मा व अबुल फजल ने इस घटना को सत्य माना है। इस घटना को सत्य माना है। इसी प्रकार नंबर 2, डॉक्टर ओझा व डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी इस घटना को ऐतिहासिक नहीं मानते। इस घटना को ये दोनों ऐतिहासिक नहीं मानते। दशरथ शर्मा, अबुल फजल ने इस घटना को सत्य माना है। तो ये 5वां बिंदु है। पहला बिंदु हुआ नागार्जुन का दमन, दूसरा बिंदु हुआ भंडानक जाति का दमन, इसके बाद चौहान चंदेल संघर्ष, चौहान गहेड़वाल संघर्ष और चौहान चालुक्य संघर्ष। तो चालुक्य नरेश कौन था? भीम सेकंड।
चंदेल नरेश कौन है? परमार्दिदेव। भंडानक जाति का दमन किया गया। नागार्जुन जो विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र था। इसके बाद चौहान गढ़वाल संघर्ष। अब जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो इसमें आपका अभी बचा हुआ है, जिसके बारे में हमें अध्ययन करना है, वो पार्ट आएगा आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य 2 युद्ध होंगे। तराइन का पहला युद्ध 1191, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। लेकिन इन दोनों के मध्य जो घटनाएं घटित हुई, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, हम उन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के समकालीन जो प्रमुख आक्रमणकारी होगा वो होगा मोहम्मद गौरी। यदि मोहम्मद गौरी की बात करें, इससे पहले महमूद गजनवी और इससे पहले मोहम्मद बिन कासिम, भारत पर अरब आक्रमण करने वाला मोहम्मद बिन कासिम, फिर महमूद गजनवी, फिर आएगा मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी की भारत में पहली पराजय, हम ज़्यादातर ये सोचते हैं कि तराइन के पहले युद्ध में पराजित हुआ था, लेकिन मोहम्मद गौरी भारत में पहली बार पराजित हुआ था 1178 ईस्वी में। 1178 ईस्वी में गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय भीम सेकंड के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया गया था। तो उनके बारे में हमें डिटेल से अध्ययन करना है, क्योंकि हमें साथ साथ 2 टॉपिक कवर करने हैं, पृथ्वीराज चौहान के साथ साथ मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी भारत में कब आए, कब कब आक्रमण हुआ, कौन से वन से संबंधित थे, भारतीय इतिहास में उनकी क्या भूमिका है, क्या योगदान है। जैसे उन्होंने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी का चित्र बनवाया था, उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी हम उनका एक साथ अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।